अतीक अहमद की जो हत्या हुई, उसके बाद 2 तरह की का नैरेटिव चल रहा है। एक नैरेटिव में यह कहा जा रहा है कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि खुद न्यायिक हिरासत में रहने वाला एक जो व्यक्ति है उसकी हत्या हो जाती है पुलिस की मौजूदगी में। दूसरी जो नैरेटिव है जो मुख्य धारा की मीडिया में ज़ोर-शोर से चलाया जा रहा है कि इस बात की जाँच तो की जानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अतीक अहमद कोई साधु संत तो था नहीं, वो खुद बहुत बड़ा अपराधी था। तो जैसे को तैसा वाली जो बात है, वह इस घटना से साबित होती है। मैं प्रश्न यह करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति है, उसमें अतीक अहमद जैसे लोग कैसे अपनी पैठ लगातार बढ़ाते गए हैं और किस तरीके से वो लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला कर रहे हैं। तो आखिर इनका उदय कैसे हुआ? इसने हमारी राजनीति को कैसे जकड़ा है और कैसे निकलने का कोई रास्ता दिखता है? कमल, अगर और कोई ज़माना और कोई वक़्त होता और पुलिस की हिरासत में इस तरीके से किसी की हत्या हो गई होती, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों नहीं होता, तो इस वक़्त उत्तर प्रदेश की पुलिस शर्म से पानी-पानी हो गई होती। लोग मुँह छिपाते हुए घूम रहे होते। लेकिन अब उसको एक समारोह के रूप में लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक है, काम तो गलत हुआ, जाँच-पड़ताल होनी होगी, लेकिन दरअसल तो इस आदमी का यही यश होना चाहिए था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने पाप और पुण्य का भी इसमें सवाल उठाया है कि जो पापी था उसको सजा मिल गई। तो इस तरह की बात की जा रही है। इस तरह की बात असल में जिस लोगों के हाथ में कानून और व्यवस्था की मशीनरी है, उन्हें नहीं करनी चाहिए। देखिए, सरकार अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी एजेंसी होती है। उससे ज़्यादा ना किसी के पास हथियार होते हैं, उससे ज़्यादा ना किसी के पास सुरक्षा बल होते हैं, उससे ज़्यादा ना किसी के पास नौकर-चाकर होते हैं, ना बड़ी नौकरशाही होती है, ना उससे ज़्यादा बड़ा किसी के पास खजाना होता है, ना उससे ज़्यादा बड़ी संपत्तियाँ किसी के पास होती हैं। वो कानूनन बिल्कुल सर्वशक्तिमान स्थिति में होती है और ऐसी सरकार के होते हुए भी अगर 3 बिल्कुल साधारण किस्म के अपराधी भी जो 3 लोग अतीक अहमद और उसके भाई को गोली मारने के बाद जिन्होंने तथाकथित आत्मसमर्पण किया और जिन्हें गिरफ्तार किया गया, अगर आप उनका अपराधी के तौर पे रिकॉर्ड देखें तो कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं लगते वो मामूली किस्म के ही अपराधी लगते हैं, हिंसक किस्म के अपराधी लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत ही विख्यात गैंगस्टर हो या किसी विख्यात गैंगस्टर द्वारा भेजे गए लोग हों। जिस तरीके से उन्होंने गोली मारी उसके बाद वो सरेंडर चिल्ला रहे थे और उन्होंने सरेंडर किया, ऐसा लगता है पुलिस ने उनका सरेंडर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की स्थिति थी। तो इस प्रकार की दूसरे इस तमाम बहुत सारे सवाल उठते हैं कि भई अतीक अहमद और उसका भाई कोई छोटा-मोटा गैंगस्टर तो था नहीं, वो लोग छोटे-मोटे माफिया थे नहीं। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ही उनको एक बहुत बड़े माफिया के रूप में पेश कर रही थी। पूरा मीडिया उन्हें एक बहुत बड़े माफिया के रूप में पेश कर रहा था और वो बहुत बड़े माफिया थे भी। ऐसे लोगों को रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हार्ट अटैक की शिकायत की हो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सांस रुक जाने की शिकायत की हो, ऐसा नहीं है कि वो बेहोश हो गए हो। वो अपने पैरों पर चलकर, स्ट्रेचर पे भी नहीं थे, वो व्हीलचेयर पे भी नहीं थे, वो अपने पैरों पर चलकर रात को 10 बजे एम्बुलेंस से उतरकर वहां पर ले जाए जाते हैं और उनके साथ में थोड़े बहुत मीडिया कर्मी भी होते हैं, यानी मीडिया कर्मियों को भी इस बात की खबर दे दी गई थी कि ये लोग जाएंगे और उन्हीं मीडिया कर्मियों के बीच में उनके तीनों हत्यारे मौजूद थे। उन्होंने पुराने कैमरे लटका रखे थे और फिर उन्होंने करपटी सटाकर गोलियां मारी, उनके ऊपर गोलियां चलाई। तो ये तो सीधी बात बताती है कि ये मामला वैसा नहीं है जैसा कि दिख रहा है या जैसा कि दिखाया जा रहा है। अब इसकी जांच होगी, कैसी जांच होगी, क्या होगी? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर फैसला देगा। न केवल इसके ऊपर फैसला देगा बल्कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद में जो वहां पर 150 पौने 200 इस तरह की बहुत सारी पुलिस मुठभेड़ें हुई हैं, उनके ऊपर भी बात सुनी जाएगी। अब देखिए क्या होता है, क्या चीज निकल के आती है। ये तो इसका एक पहलू है और उसका दूसरा पहलू जिसका आपने जिक्र किया, राजनीति का अपराधीकरण। तो मेरी समझ में हमेशा जो बड़ा अपराधी होता है वो हमेशा उसकी कोशिश रही है अतीत में भी कि वो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी है लोगों से जुड़े। जिस जमाने में उनकी राजनीति में घुसपैठ मुश्किल थी, उन दोनों वो व्यक्तिगत रूप से इस तरह के अपराधी लोग कुछ सत्ताधारी नेताओं से जिन्हें उनकी जरूरत होती थी उनके साथ जुड़ते थे। फिर धीरे धीरे उनको वोट दिलाते थे। धीरे धीरे इन अपराधी तत्वों ने सोचा कि क्यों ना हम ही राजनीति में प्रवेश कर जाएं और उन्हें इसका मौका मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा 90 के दशक में मिला। देखिए 90 का दशक कैसा दशक था? 90 के दशक में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता था, न केंद्र में प्राप्त होता था
और ना ही उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधियों की बहुत ज़रूरत रहती थी, नेताओं को भी, पार्टियों को भी। एमएलए, एमपीज़ की जुगाड़ करने की ज़रूरत रहती थी। जनप्रतिनिधियों को चुनाव में भी इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती थी और बाद में अपनी सरकार की रक्षा करने के लिए या किसी दूसरी सरकार को गिराने के लिए राजनेताओं को इन लोगों की ज़रूरत होती थी। इसलिए ये तमाम बड़े-बड़े जो माफिया डॉन थे, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे वो अतीक अहमद हों, ऐसे और भी लोग हों, हरिशंकर तिवारी हों, वीरेंद्र प्रताप शाही हों या और भी कई लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं। ये तमाम लोग जो अपने इलाकों में गिरोहबाजी की गतिविधियां करके ठेकेदारी के दम पर और रंगबाजी के दम पर बहुत बड़े-बड़े इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। ऐसे लोगों की बनाई और ऐसे लोग दरअसल धीरे-धीरे कर राजनेताओं में बदलते चले गए। ध्यान कीजिए, जिस व्यक्ति की पुलिस की हिरासत में हत्या की गई, वो इलाहाबाद से 5 बार विधायक रह चुका था, निर्दलीय। एक बार वो एक पार्टी के टिकट के ऊपर सांसद भी रह चुका था फूलपुर से। और उस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुका था जहाँ से जवाहरलाल नेहरू सांसद हुए थे, फूलपुर से रह चुका था। तो अब आपको सोचने की बात हम लोगों के लिए है कि आखिरकार एक व्यक्ति को राजनीति में गुंजाइश कैसे मिली? और ऐसी बात नहीं, अतीक अहमद एक दो किसी पार्टी को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो बहुत सी सामाजिक न्याय का दावा करने वाली जो पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियों में अतीक अहमद और उन जैसे लोगों को वो काफी पनाह मिलती रही है और उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो पहले तो राजनीति इस तरह के लोगों को अपनी तरफ से फायदे देती है और उनके जरिए उन लोगों को सुरक्षा मिलती है। उस सुरक्षा की आड़ में वो अपना साम्राज्य और बढ़ाते हैं। उसके बाद में जब उनका एनकाउंटर होता है या जब वो इस तरीके से मारे जाते हैं तो उसके बाद एक समारोह का वातावरण बनता है और कहा जाता है जैसे कि कोई न्याय हो गया, एक पोएटिक जस्टिस हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी हैं, समाज के लिए बहुत बुरी हैं और कुल मिलाकर हम लोगों का जो सार्वजनिक जीवन है उसके अंदर बहस को पूरी तरीके से विकृत करती हैं। अब आज बहुत से लोगों से मैंने बात की तो जो प्रतिक्रियाएं थी वो आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाएं थी। आमतौर पर सभी लोगों का रवैया ये था कि जो कुछ हुआ वो ठीक ही हुआ, जो हुआ वो आश्चर्यजनक हुआ। तो जो आश्चर्यजनक हुआ उसका कोई रहस्य है, वो रहस्य जांच के जरिए खुल जाए और नहीं खुला तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन जो हुआ वो ठीक ही हुआ, इस प्रकार की भावना सब लोगों में पाई गई। तो इस तरह का जो माहौल है वो लोकतंत्र, देश और किसी चीज के लिए एक स्वस्थ माहौल नहीं। ये पूरा लोग बड़े आराम से ही तर्क दे रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को सजा नहीं दी जा सकती, ऐसे लोग बहुत प्रभावी हैं और इसलिए ऐसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों ने ये मान लिया है कि कानून इस योग्य नहीं है, हम लोगों की जो प्रणाली है, न्याय प्रणाली है, वो उस योग्य नहीं है। हम लोगों का जो पुलिस तंत्र है वो उस योग्य नहीं है कि ऐसे लोगों को पकड़कर सजा दे सके। तो जब एक बार ये बात मान ली जाती है उसके बाद तो फिर कमजोर लोगों के लिए ही कानून रह जाता है। उस कानून का भय करने वाले लोगों के लिए कानून है, जिन लोगों को कानून का भय नहीं है उनके लिए कानून फिर नहीं रह जाता। तो ये एक बहुत ही बुरी और अफसोसनाक स्थिति है और जो लोग इसका आज समारोह मना रहे हैं, पता नहीं उनमें से कब कौन सा व्यक्ति जो निर्दोष होगा वो इस पूरे चक्कर में फंसा हुआ नजर आए। जी। एक चीज़ और है जो मुझे बार-बार लगती है कि जो हमारे यहाँ हिंदी फ़िल्में बनती हैं और शायद दक्षिण की फ़िल्मों में भी ये बात हो, वहाँ बार-बार इस चीज़ को दिखाया जाता है। ऐसे फ़िल्मों की एक लाइन लगाई जा सकती है, जिसमें कि एक पुलिस वाला या एक कोई हीरो जो है, वो इस तरीके के विलेन को मार देता है। तो वो उससे भी एक समाज में स्वीकृति बनती है कि कानून के बजाय कोई ऐसा रॉबिन हुड नुमा। देखिए एक फिल्म आई थी शूल, जिसमें मनोज वाजपेयी हीरो थे, वो पुलिस अफसर उसमें बने थे, आदर्शवादी पुलिस अफसर थे और बच्चा यादव करके उसका एक अपराधी विधायक था जिसकी उस इलाके में बहुत दबदबा था और जब कोई तरीका नहीं बचता है नायक के पास में तब फिर वो बच्चा यादव को सबके सामने और उसमें गोली मारता है। तो मेरे ख्याल से सदन में ही गोली मार देता है, सदन में ही उसको मार डालता है। इसके बाद में पुलिस की तरफ से एनकाउंटर करने वाले जो पुलिस अफसर हैं, खासतौर से बंबई पुलिस के एक हैं दया नायक और एक है प्रदीप शर्मा, इन दो एनकाउंटर स्पेशलिस्टों के ऊपर आज मुझे बताया गया कि कम से कम विभिन्न भाषाओं में 32 फिल्में बन चुकी हैं, एक दो नहीं 32 फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें सबसे मशहूर फिल्म है नाना पाटेकर अभिनीत अब तक 56।
और अब तक 56 का सीक्वल भी बना, यानी उसकी दूसरी किस्त भी सामने आई और दोनों बहुत ही लोकप्रिय और सफल फिल्में मानी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनकाउंटर किलिंग करने वाले पुलिस अफसर और इस तरह के रॉबिन हुड किस्म के अपराधी जिन्हें अपने समाजों के अंदर, अपने समाजों के भीतर काफी मान्यता प्राप्त है और समाजों में लगभग वो नायक का हीरो का दर्जा रखते हैं, जिसको हम लोग समाज विज्ञान में सोशल बेंडिट कहते हैं। ऐसे लोग और फिर ऐसे लोगों को नायक के तौर पर देखने वाला समाज, यानी जो मार रहा है और जो अपराधी है जिसको मार दिया गया, दोनों ही किसी न किसी रूप में समाज के नायक हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है। यानी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी फर्जी एनकाउंटर कर रहा है, वो व्यक्ति भी समाज का नायक है एक तरह से, और जिसको मारा जा रहा है वो भी जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से में समाज का नायक रहा है। और लोकतांत्रिक राजनीति जिसकी ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के दोनों नायकों को न पनपने दे, न पुलिस के अंदर इस तरह का नायकत्व पनपने दे और ना अपराधियों में इस तरह का नायकत्व पनपने दे, वो लोकतांत्रिक राजनीति इन दोनों को नायक बनाने में सहयोगी भूमिका का निर्वाह कर रही है। अगर लोकतांत्रिक राजनीति की भूमिका इसमें से हटा ली जाए तो न वो इस तरीके से नायक बन सकते हैं और न ये इस तरीके से नायक बन सकते हैं। ये जो बुरी परिस्थिति है, बहुत ही विडंबनापूर्ण परिस्थिति है, और इसके ऊपर जो खुशी मना रहे हैं लोग जो है, आप सोचिए कि वो उनका मानस इस वक्त कैसा होगा।